दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी का डिजिटल कंटेंट क्लास 7। इससे पहले 6 वीडियो है एनसीईआरटी पे आधारित, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे, तो इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेड राजा को। शुरू करते हैं औपनिवेशीकरण से। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में यहाँ के मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज की तौर तरीके के बदलाव आए हैं। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे सर्वेक्षण। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। गांव का राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। नोट डाउन करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा। आगे चेक करेंगे। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना को भी किया जाना शुरू हो गया। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाका और व्यवसायों के बारे में जानकारी इकट्ठा होने लगी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, उनसे कुछ रिलेटेड तथ्यों को लेंगे। सन 1600 ईस्वी में कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी का पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होर नहीं कर सकता है। इस चार्टर्ड के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों में खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पे चीजें खरीद के उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पे बेच सकती थी। नोट डाउन करेंगे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारी को क्या कहते थे? फैक्टर। और पहला ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली नदी के किनारे सबसे पहले उनका निर्माण हुआ। 1696 में तक कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। इसमें से एक गांव था कलिकता, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी के बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे व्यापार से युद्ध तक। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। सिराजुद्दौला बन गए। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत के काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिबंधियों में से किसी को भी नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व को चुकाए। जब दोनों पक्षों के पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला बोल दिया।
नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला लगा दिया गया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पे भी कब्जा कर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने का खबर सुन के मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया। इन सेनाओं को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली थी। इनके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान पे सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक सबसे बड़ा कारण था सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियां ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया गया कि सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे। ये अंग्रेजों ने चाल चली थी। प्लासी की जंग में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जीत, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और फिर मीर जाफर नवाब बन गए थे। नोट डाउन करेंगे। अब प्लासी का नाम प्लासी था जिसे अंग्रेजी ने बिगाड़ के प्लासी कर दिया। नोट डाउन करेंगे। पलासी था जिसे प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका होली में इस्तेमाल होता है पलास का फूल। पुर्तगालियों ने भारत पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुका था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। अब देखेंगे प्लासी के युद्ध के बाद 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ साथ खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल के प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइव 1772 में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। नोट डाउन करेंगे। कंपनी के बहुत सारे अफसरों में की सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत को ठीक ठाक पैसा कमाए, ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहां के लोगों को नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेज संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। अब कंपनी का फैसला और शासन, इनसे कुछ पॉइंट को लेंगे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हित की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों और राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लग गए थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पे सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, उसे कंपनी के तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे टीपू सुल्तान, इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से लेकर 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ही ताकतवर बन चुका था। मालबार तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची को निर्यात करना रोक दिया, मतलब एक्सपोर्ट करना। सुल्तान ने स्थानीय सौदागर को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया टीपू सुल्तान ने। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब देखेंगे कंपनी की फौज हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठे मराठा मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजी से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटे को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया और अपने पास रख लिया। मैसूर के साथ अंग्रेजों को 4 बार जंग हुई थी, नोट डाउन करेंगे। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अब अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने ओडिसिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब देखेंगे मराठों से लड़ाई, इनका कुछ पॉइंट। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को बागडोर, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारा सरदार एक पेशवा जिनका मतलब सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फिडेंसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं और राजनीतिक थे, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे सर्वोच्चता में लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल थे। नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनका अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, नोट डाउन करेंगे। विलय नीति, इससे भी क्वेश्चन सीटेड में आ चुका है। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पे आधारित था, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें संतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई, नोट डाउन करेंगे। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपना नियंत्रण में ले लिया था। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसीलिए वो अवध पे कब्जा करने को मजबूर थे। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोग 1857 में महान विद्रोह में भी शामिल हुए थे, नोट डाउन करेंगे। अब नए शासन की स्थापना, इसको भी चेक करते हैं। ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होते थे। वैरेन हस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार खास तौर पे उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये 1772 में लागू किया गया, नोट डाउन करेंगे। दीवानी अदालतों का मुखिया जिला कलेक्टर होता था। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों का व्याख्या करते थे। फौजीदारी अदालतों में अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, नोट डाउन करेंगे। जब वॉरेन हस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमक वर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और उसके चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग लगा। ये क्वेश्चंस आ चुका था कि महाअभियोग किस पे लगा था, वॉरेन हस्टिंग्स पे लगा था, जो कि 7 साल तक चली थी। काजी एक न्यायाधीश को कहते हैं। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय के एक न्यायविद जो कानूनों का व्याख्या करते हैं। काजी इसी का व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाते हैं। अब देखेंगे महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाअभियोग कहा जाता है। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। धर्मशास्त्र, संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके और
आचरण के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले से भी पहले लिखे गए थे। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास्केट पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को मास्केट कहते थे। अब देखेंगे मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, इसे मैचलॉक कहते थे। अब देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यह रेगुलेटिंग एक्ट का काम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक शक्ति का बनना कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीना का समय लग जाता था। भाप से चलने वाला जहाज ने यह 3 हफ्तों में समेट दिया। कहाँ 6 से 8 महीना, और भाप से स्टीम बोटों ने इसे 3 हफ्ते में कंप्लीट करता था, काफी फास्ट था। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग, 78% आबादी कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया 1757 ईस्वी में। अब दक्षिण अफ्रीका में दास का व्यापार, इसे चेक करेंगे। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी के दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापारी शुरू हो गया था। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। नोट डाउन करेंगे। कंपनी का दीवान बनना, 12 अगस्त 1765 मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दीवान के तौर पे दीवान के तौर पे कंपनी ने अपना नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों का मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी का आमदनी, इनको भी चेक करेंगे। कंपनी का आमदनी का स्रोत क्या था? 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसा से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पे अपनी चीजों को कंपनी को जबरन बेचना पड़ता था। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगर का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दिशा में थी। काफी थी। 1770 में पड़े अकाल के कारण बंगाल 1 करोड़ के लोगों की मौत भी हो गई थी और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। स्थायी बंदोबस्त को चेक करेंगे। कंपनी ने 1993 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त का शर्त के हिसाब से राजाओं को तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने के लिए जिम्मा सौंपा। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसके इजाफा नहीं किया जाना था। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि इसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमीन छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारों की कंपनी बाकायदा नीलाम भी हो चुका था। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। अब देखेंगे आगे का वीडियो में एक नई व्यवस्था, मुंडो व्यवस्था, इनको चेक करेंगे। यूरोप का फसल। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।